नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। यूपी में 2022 के चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने चुनावों की रणनीति बना ली है। लेकिन 2022 के इस महादंगल में हाथ आजमाने के लिए बिहार की पार्टियों ने भी यूपी में एंट्री मारी है। आरजेडी और जेडीयू ने यहाँ चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने रणनीति के तहत अपनी जमीन तलाशनी शुरू की है। लेकिन क्या बिहार की इन पार्टियों को यूपी में वोटर जगह देगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी बातों को जरूर याद रखिए, जरूर मन में रखिए। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब आगे अभी अनेक जगहों पर जाना है। यूपी में मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने यूपी के रण में अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए रणनीति तय कर ली है। माना जाता है कि यूपी में चुनाव में जीत की बाजी जातीय गणित पर ही तय होती है। इसीलिए 2022 के महादंगल के जातीय गणित ने बिहार की राजनीति की हवा भी बदल दी है। बिहार की पार्टियां भी यूपी में अपने लिए जमीन तलाशने में जुट गई हैं। बिहार की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हमने यूपी में चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी लखनऊ में रणनीति का ऐलान करेंगे, तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी यूपी चुनाव में उतरने का प्लान तैयार कर लिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये दोनों पार्टियां बिहार में सरकार में शामिल है। दरअसल हम पार्टी की नजर निषाद, केवट और मांझी वोट बैंक पर है, जिनके पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में पकड़ है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी निषाद जाति से आते हैं और यूपी में उनकी नजर भी निषाद वोट बैंक पर है। इन पार्टियों के साथ ही बिहार के दो प्रमुख दल जेडीयू और आरजेडी भी यूपी चुनाव में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। आरजेडी जहां समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में उतर सकती है, वहीं जेडीयू ने भी चुनाव में उतरने की बात तो कही है, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ने या अकेले लड़ने पर फिलहाल पत्ते नहीं खोले। नहीं, उतरेंगे। अब कैसे उतरेंगे उस पर तो बात होनी बाकी है। बिल्कुल तैयारी कर रही है, बिल्कुल तैयारी कर रही है। जहाँ जहाँ चुनाव है अभी राज्यों में, तो यह भी एक एजेंडा है। यूपी में जेडीयू की नजर जहां ब्राह्मण और ओबीसी वोट बैंक पर है, वहीं आरजेडी की नजर यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर। आरजेडी यूपी में पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। 2002 में आरजेडी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2007 में आरजेडी ने 66 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 2012 में आरजेडी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कभी उसका खाता नहीं खुल सका, क्योंकि यूपी में जनता अब तक बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को इस सत्ता की चाबी सौंपती आई है। और 2022 में बिहार की पार्टियों के लिए इनकी चुनौती बरकरार है। ये जो जितने दल हैं वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार के साथ चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है 2022 का, वो दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कि बीजेपी डर गई है। ज़्यादातर दल छोटे वो आ रहे हैं जो बीजेपी के इशारे पे काम करेंगे। उन्हें बीजेपी के लोगों को लगता है कि वो छोटे छोटे दलों को ला करके, दूसरी जगह से ला करके समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर सकते हैं। हर राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। भारत का संविधान उन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है। सबको लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी नीति, नियम और सिद्धांत पर चुनाव लड़ती है। यूपी के जातीय गणित को साधने के लिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने पहले ही रणनीति तैयार कर ली है, जिसका आगाज भी हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2022 के यूपी चुनाव में बिहार की पार्टियों को वोटर अपनाएंगे? क्या यूपी में बिहार की पार्टियां जातीय समीकरण को साध कर चुनौती दे पाएंगी? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, बिहार की ये जो पार्टियां हैं, ये कितनी जगह बना पाएंगी, सवाल तो ये खड़ा होता है। लोकतंत्र में हर एक को कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या ये किसी स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है और क्या वाकई में अपनी पार्टियों का विस्तार ये पार्टियां कर पाएंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही माधव आनंद भी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आलोक अवस्थी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कि अभी आप समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर वीआईपी हम जैसी पार्टियों को लेकर आ रही है ताकि वो अपनी जमीन को वहां बचा पाए, जहां खिसकती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, जो समाजवादी पार्टियां एक व्यक्ति की पार्टी या एक कुनबे की पार्टी,
उनको तो यही लगेगा कि सारा कुछ जो है उनका लूटा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में, या मैं कहूँगा भारत में, क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या किसी भी पार्टी को कहीं पे चुनाव लड़ने पे कोई पाबंदी है? और अगर कोई अपनी पार्टी विस्तार करती है तो क्या उसको नहीं करना चाहिए? समाजवादी पार्टी भी तो क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन क्या वो अन्य राज्यों में जाकर चुनाव नहीं लड़ती है? इस तरह की बात करना है एक हताशा का परिचय है, क्योंकि इनके नेता सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं और वहां पर चिड़िया उड़ाते हैं। जमीन पर राजनीति कर रहे होते तो उनको डर नहीं लगता, और सीधी सी बात है, डर लगना भी चाहिए। उनको 2012 में जनता ने पूरा उनको बहुमत दिया था। आखिर क्या कारण है कि 2014 2 साल के बाद ही 80 सीटों में से 73 सीटों में भाजपा जीती और ये 5 सीटों में सिमट गए लोकसभा के अंदर? आखिर क्या कारण है? उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और 5 साल काम करने के बाद इनको कांग्रेस की सहायता की जरूरत पड़ गई, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव इन्होंने लड़ा। तो यानी कि ये खुद मुतमईन नहीं थे कि हमने जो 5 साल काम किया है, जो गुंडागर्दी की अराजकता की सरकार चलाई है, उसको हम जवाब दे दीजिए, इसका जरा जवाब दीजिए। क्यों लगता है समाजवादी पार्टी को कि इन दलों को बीजेपी स्ट्रैटेजी के तहत उतार रही है मैदान में? ये भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटेजी उसने बिहार के अंदर खेली थी और अपने एक छद्म आवरण के चेहरों को उतारा था, खूब अच्छे से पूरे देश ने देखा, लेकिन वो बंगाल में कामयाब हुए। अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि उन्हें तो परिवार वाले पार्टियों से बड़ा दूरी बना के रखते, लेकिन निषाद पार्टी आज उनके बड़ा करीब क्यों? और निषाद पार्टी को ही सबक देने के लिए वीआईपी को बुलाया, हमको बुलाया, बहुत से, क्योंकि राजभर साहब ने इनकी पोल खोल रखी थी कि किस तरीके से इन्होंने उनका लाभ लिया और उसके बाद वो मक्खी की तरह, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये चीज आपने शिवसेना के अंदर भी देख ली और अकाली दल के अंदर भी देख ली। तो भारतीय जनता पार्टी क्या हश्र करती है ये सारे लोग समझते हैं, बावजूद उसके ठीक है कुछ नए शिकार मिलते। भारतीय जनता पार्टी इस समय, चूंकि इनको पता है कि दलित ओबीसी वोटों में इनकी बड़ी कमजोर पकड़ हो चुकी है, और जिनको ये ले करके चले थे और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इनके साथ तालमेल कर ली, उनके साथ तालमेल कर ली। अरे साहब, हमसे बड़ा महागठबंधन तो आप बना करके रखे थे 16 दलों का, जिनको सब में छटका दिया, केवल 3 आपके पास बचे। तो अब आप एक नया चेहरे लेकर के आ रहे हैं और एक नया खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, वो सारे चेहरों को आपको पहचान रही है कि आप उसको किसको किस लिए लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपने वाकई आपके साथ चुनाव लड़ ले वो तो आपको इनके भरोसे नहीं रहना पड़ता। अच्छा ठीक है, इनके भरोसे नहीं रहना पड़ता। एक सवाल, जिनके भरोसे ये है उनमें एक जिले में संगठन नहीं है, जो एक जिले में संगठन नहीं उन लोगों। ठीक है, आलोक अवस्थी, जरा ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि हम और वीआईपी जो कि बिहार में सत्ता में आपके साथ हैं, आपके साथ उनका गठबंधन है, वो यूपी में आकर के आपसे अलग हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों आखिर? देखिए, ऐसा है कि जनता दल भी तो हमारा गठबंधन है, एनडीए का पार्ट है, लेकिन कई जगहों पे एक जगह साथ, एक जगह रार, ऐसा क्यों? आलोक जी कहाँ? आलोक जी, जो निश्चित बात ये मान के चलिए कि जिन पार्टियों के पास जनता का समर्थन नहीं रह गया है, जिनके पास जनता का समर्थन नहीं रह गया है, वो इस तरह के आजकल जो है कामों में व्यस्त है। राहुल गांधी को ले लीजिए, चुनाव हार करके उत्तर प्रदेश से चले गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश झांकने नहीं आए, जबकि उनकी बहन प्रदेश की यहाँ पे प्रभारी है। प्रभारी होने के बाद भी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो पाया। गठबंधन की बात करते घूम रहे हैं। एक मिनट अंशु अवस्थी जी, एक मिनट, मैंने एक सवाल पूछा है आलोक अवस्थी से। आलोक अवस्थी, ऐसा क्यों कि छोटी पार्टियों को आप यूपी में अपने साथ नहीं जुटा पा रहे हैं? ऑक्सीजन और बेट नहीं दी आलोक अवस्थी। देखिए, कांग्रेस अराजकता को दारू है, क्योंकि उसका नेता जो है उनका जो है आपको भरपूर मौका दूंगी बोलने के लिए। आलोक अवस्थी को बोलने दीजिए। देखिए, वक्त ज्यादा नहीं होगा, ऐसे तूतू में हो जाएगी, सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे एक एक करके। अंशु जी, मैं आपसे दरख्वास्त अराजकता फैला रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी आपने मेरे को मौका दिया था और कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में कूद पड़े, ये कौन इस तरह की बात कर रहे हैं? अंशु जी, जरा रुक जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूं। आलोक अवस्थी, मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। 7 सीटों पर विधानसभा पे है, समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद भी 7 सीटों पर लड़े हैं। इनकी हैसियत इनको बता दी जाए। जरा फिर आप बता दीजिए, आप बोलना चाहते हैं। आलोक अंशु अवस्थी, जरा आप बता दीजिए। 1 मिनट, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। 1 मिनट, थम जाइए, रुक जाइए। अंशु अवस्थी, क्या हो गया यूपी में? अंशु अवस्थी,
बता दीजिए, एनसीपी आपके साथ है, आरजेडी आपके साथ यूपी में है, फिर ऐसा क्या हो गया ये पार्टियां आप यूपी में आपके साथ नहीं जुड़ पा रही हैं? कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो प्रदर्शन न कर रहा हो सरकार, और सरकार अंशु अवस्थी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब नहीं है क्या? क्यों आखिर एनसीपी आरजेडी यूपी में आपके साथ नहीं है? यूपीए में रहने के बावजूद यूपी में आपके साथ नहीं है? अरे देखिए, सच्चाई ये है कि एनडीए का जो ये जहाज है ये टूट रहा है। नहीं, मैं वो पूछ नहीं रही। एनडीए के लिए मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी, आप मुझे अपना जवाब दे दीजिए। एनसीपी क्यों नहीं है आपके साथ? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जवाब देने दीजिए मुझे। आप वर्ड टू वर्ड मत लीजिए, मुझसे जवाब लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। एनडीए का जहाज डूब रहा है, आप बिहार में इनके साथ लोग अलग हो गए, पंजाब इनको छोड़ दिया, तो सारे लोग तो इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। और जो रही बात यूपी की, यूपी का परिवार तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में आपको दिखेगा 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक होगा, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है आदित्यनाथ की जातिवादी सरकार ने, जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अंशु जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। देखिए, पलायन करने वाली पार्टी है, राहुल गांधी पलायन करके अब बेचारे उनके प्रवक्ता कहां से जवाब देंगे? उनकी रीति नीति कुछ नहीं है। अंशु जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कर्तव्य है, तो ये बेचारे कहां से लाएंगे? एनसीपी आपके साथ क्यों नहीं है? कौन इनका नेता होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए इस समय। अंशु जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। एनसीपी क्यों नहीं है आपके साथ? आरजेडी क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश में आपके साथ? देखिए, अभी उनको तो समाजवादी पार्टी रुका रही है आज। चुनाव में अभी 6 महीने हैं। अरे भाई, आप रनिंग कमेंट्री मत करिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए पहले। करिए, जवाब तो दीजिए। अभी चुनाव में 6 महीने हैं, हो गया है, चुनाव आने दीजिए, सब साथ होंगे। इस तानाशाह आदित्यनाथ की जातिवादी सरकार के खिलाफ पूरा जो आरजेडी, एनसीपी, सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, पीछे खड़े होंगे, साथ में होंगे। लेकिन एनडीए का जहाज डूब रहा, ये तो दिख रहा है। बिहार में इनकी सरकार में मंत्री हैं मुकेश सहनी, और उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, इनके सामने लड़ रहे हैं। जरा बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और खुद ये लगातार खबरें भी आ रही हैं, पिछले 3 चुनावों को अगर उठाकर देख लिया जाए, आपके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई है, तो इस बार क्या उम्मीद आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सहारे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे नहीं, मृत्युंजय तिवारी से पूछ रही हूं। स्पष्ट है कि सभी पार्टियां जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं, वो सब लोग मिलकर के, उनकी प्राथमिकता हम लोगों की है कि बीजेपी को वहां से जो हाल बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में कैसे करें, इसके लिए जो रणनीति बनानी है सब लोग बैठ करके बनाएंगे। लेकिन एक बात तय है, वहां समाजवादी पार्टी रही है मुख्य विपक्षी दल, और बीजेपी को तो चुनौती उनके ही सहयोगी दे रहे हैं। पहले वीआईपी के मुकेश सहनी जी आकर के उत्तर प्रदेश घूम कर आए, उन्होंने खरी खरी सुनाई योगी जी की सरकार को, योगी जी को। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जा रहे हैं, अब वहां जाकर के जीतन राम मांझी जी तलाश रहे हैं। तो पहले तो बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं संभाल पा रही है, वो हमसे क्या लड़ाई लड़ेगी? बीजेपी का वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा जो बंगाल में हुआ है, ये बात बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है। ठीक है, मृत्युंजय जी, जरा ये तो बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी आपको वहां भा रही है, कांग्रेस पार्टी क्यों आपको वहां पर चुभ रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं, चुभने का क्या सवाल है? कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा यहाँ महागठबंधन है, हम लोग लोकसभा चुनाव में गठबंधन में लड़े, महागठबंधन यूपी में कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ साथ ये समय आने पर तय हो जाएगा। यहाँ बैठ करके स्क्रीन पर हम अभी ये फैसला नहीं ले सकते जो क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए एक अलायंस बनेगा और बीजेपी का टुकड़ा साफ वहां होगा, योगी जी की सरकार की विदाई होगी, ये तय है। माधव आनंद भी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। माधव आनंद, आप मुझे जरा बताइए कि आप लोग क्यों बिहार में साथ और फिर यूपी में साथ नहीं होंगे, ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? देखिए कि हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोग एनडीए के साथ नहीं है यूपी में।
हम लोग एनडीए की सरकार, एनडीए के साथ हैं और लगभग यह नेचुरल अलायंस है, 17 साल से हम लोग साथ में रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग की तो पहली प्राथमिकता यही है कि बीजेपी के साथ हम लोग का अलायंस हो और वार्तालाप भी जारी है। ऐसी बात नहीं है कि वार्तालाप नहीं चल रही है। तो पहली प्राथमिकता तो निश्चित रूप से जैसे बीजेपी के साथ है, लेकिन हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपने संगठन का विस्तार करे। और अगर बीजेपी के साथ अलायंस होता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर अलायंस नहीं भी होता है, फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में, खासकर जो बिहार से सटे हुए एरिया है, वहां हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 110 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहां जनता दल यूनाइटेड के जो है उम्मीदवार जो है वहां से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और ये मेरे पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोग जरूर चाहते हैं कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहें, यानी केंद्रीय स्तर पे भी हैं और बिहार में भी एनडीए की सरकार चल रही है। कपिल श्रीवास्तव, जरा बताइए, क्या ऐसा कोई गठबंधन बनेगा कि आप फिर से, चूंकि आपने बीएसपी को भी एक बार देख लिया, कांग्रेस पार्टी को देख लिया, कोई वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया? मेरी आवाज चली गई थी जी। कहिए अंशु जी, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊंगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कांग्रेस पार्टी से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब एक नए चेहरे की तलाश में है। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल की सरकारों में, गैर कांग्रेसी सरकारों में सभी को प्रतिनिधित्व दिया उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश तो पीछे चला गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार किया है नौजवानों पर, किसानों पर और महिलाओं पर, ये किसी से छिपा नहीं है। हाथरस की घटना आलोक अवस्थी जी भूले नहीं है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं और बोल भी रहे हैं। लगातार नौजवान धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। 21,000 एम्बुलेंस चालक धरने पर हैं। सरकार उनको धमका रही, उनसे बातचीत करने के बजाय। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है और 22 का चुनाव मुद्दों पर होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना धार्मिक उन्माद करने की कोशिश करे, लेकिन सब जान चुके हैं कि कोरोना की महामारी के समय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अक्षमता दिखाई है, उनका नेतृत्व पूरी तरीके से विफल रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के लाखों लोग जवाब देने का अपनी जान गंवा रहे हैं। बिल्कुल दूंगी। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। आलोक अवस्थी जी सिर्फ झूठ अंशु जी, अब आपने सवाल पूछ लिया, वक्त दे दिया, जवाब तो देने दीजिए। सिर्फ प्रचार और होर्डिंग तक रह गई। अंशु जी, आपने सवाल पूछिए, आपने बोल दिया, अपनी बात रख दी, मैंने आपको भरपूर मौका दे दिया। है नहीं और यहाँ पर दादागिरी कर रही है, अच्छी बात नहीं। अपनी बारी में बात करते हुए इनकी आवाज बंद करिए तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। 1 मिनट। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, देखिए बिल्कुल उचित नहीं है। अंशु अवस्थी जी, आपने मेरा नाम पुकारा है, मुझे बात कहने दीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आपने बोल दिया, आलोक अवस्थी को बोलने दीजिए, कहिए। अरे ये जो सरकार में बैठकर आप सत्ता के, देखिए एक मिनट, देखिए ये जो है अच्छी बात नहीं है, ये सभ्यता नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो असर है वो इनके प्रवक्ताओं पे भी आ गया है। इनको किसी दूसरे की बात सुननी अच्छी लगती है। ये जो है क्या कहते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, सुनना भी होता है, परिवार की बात जो होती है उसके प्रवक्ता को यही हाल होता है। मैं बोल रही हूँ अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, सिर्फ बोलना नहीं सुनना भी होता है। जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब मुझे लेने भी दीजिए, मैं एंकर हूँ, डिसाइड करने दीजिए प्लीज प्लीज। मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, जवाब दीजिए। आलोक अवस्थी जी, आप जवाब दीजिए। क्यों जेल में डाल रखा है? आलोक अवस्थी जी, जवाब दीजिए, बोलने दीजिए। इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया। इनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 1.5 साल के बाद आज लखनऊ में पहुंच पधारे। राहुल गांधी तो आए नहीं, प्रियंका वाड्रा 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आई। योगी जी के पिताजी की मृत्यु होने के बावजूद भी योगी जी कोरोना के लोगों के बीच में बराबर काम करते रहे हैं। यहाँ तक कि सेकेंड वेव में योगी जी को खुद को कोरोना हो गया था, उसके बावजूद भी वो बराबर अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनको निर्देश दे रहे थे। और जैसे ही वो नेगेटिव हुए, हर जिले में वो गए, सारे मंडलों के अंदर जो है जाकर के उन्होंने जमीन पर जाकर काम किया है। हमारे प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी, आज 300 लैब हमारे प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आपने जवाब दीजिए आलोक जी, मेरे पास वक्त की बेहद कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की राजनीतिक पार्टियां यूपी की तरफ रुख कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां यूपी में अपनी जमीन तलाश कर रही हैं, वो किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना है।